ओके सो हेलो एवरीवन। देखो एक बहुत अच्छा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ 60 डे का रिवीजन प्लान। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 60 डेज अभी आपके हाथ में है। ठीक है। ऑन एंड एवरेज 60 डे हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास 60 डेज हैं यानी 2 मंथ है। ठीक है। और हम लोग को एक अंडर 100 रैंक बनानी है। तो मैं फटाफट आपको एक मोटा सा प्लान बता देता हूँ, मोटा मोटा। क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने एक एक चीज़ ऐसे करी, तो उसमें लग जाएंगे 2 घंटे समझाने में। मैं आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हैं। अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए, इवन आप अंडर 50 भी निकाल सकते हो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो आपको सुननी है। अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप अपने दम पर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो करना क्या है, देखो 60 डे का प्लान मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, जो मैंने करा था उसका कंक्लूजन दे देता हूँ। तो मेरा ये रहता था कि मैंने क्या सोचा था कि लगभग 60 या 65 दिन जब बचे थे, तो मैंने बस ये एक प्लान करा था कि जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, ठीक है, ये, तो जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पूरे सिलेबस हो चुका है, मतलब 10, 11, 12 जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी ब्रांच में, वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, यानी फुल सिलेबस आपने कर लिया है। या कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 8 करे होंगे और वो 8 के बेस पर फाइट करने जा रहा है, तो वो भी अपने को इसी लाइन में कंसीडर करे कि उसका भी सिलेबस हो गया है। क्योंकि उसने मान रखा है कि मैं तो 8 से ही जाऊँगा। या कोई बच्चा 9 सब्जेक्ट लेकर जाता है, तो वो अपना ये मान के चले कि उसका भी सिलेबस हो गया है। ठीक है। ये तो वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो सारे लोग। तो जैसे आपका सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, मैंने ये मान लिया है, तो फिर मतलब आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या 1-2 दिन पहले हो गया, मतलब आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको करना क्या है, देखो मेरा ये प्लान रहता था कि मैं ट्राई करता था कि 20 आवर्स या 25 आवर्स में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करूँ। ठीक है। 20 या 25 आवर्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट को रिवाइज करूँ। मेरा ये रहता था। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं पर डे, क्योंकि पर डे अगर 10 आवर की स्टडी मेरे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे टाइम पर, इस टाइम पे बता रहा हूँ, 10 आवर 11 आवर आपको निकालनी पड़ेगी अगर आपका सिलेबस हो गया है। तो मैं ये मान के चलता था कि 20 से 25 घंटे में मैं एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँगा। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट बड़े भी होते थे जिनमें टाइम लगता था, उसका भी बताऊँगा। लेकिन मैं ये मान के चलता था 20 घंटे में रिवाइज कर लूँगा, कैसे भी करके मुझे रिवाइज करना ही है। और वो भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। तो मैं ऐसे मान के, ऑलरेडी मेरे 2 या 3 बार रिवीजन हो चुके थे सब्जेक्ट के। ठीक है। तो मैं पहले से 2 बार रिवीजन कर चुका था, तो यहाँ तक आते आते या 3 बार, किसी सब्जेक्ट का 4 बार हो गया था। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि एक दिन आप रिवीजन के लिए फिक्स रखो। तो मेरा ऐसा रहता था, मैं सब्जेक्ट ख़त्म होते ही रिवाइज कर लेता था, फिर बीच में भी रिवीजन कर लेता था। तो मैं ये मान के चलो मेरे 2 से 3 बार रिवीजन हर सब्जेक्ट के हो चुके थे। ठीक है। अब मैंने क्या प्लान बनाया, मैंने ये सोचा कि मैं रिवीजन मेरा हो गया है, तो मैं ये सोचता था कि 25 घंटे या 20 घंटे में मैं सिलेबस को, मतलब सब्जेक्ट को ख़त्म करूँ। तो मतलब अगर एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए 2 या ढाई दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैंने सबसे पहले डिजिटल का स्टार्ट करा, डिजिटल का रिवीजन करा। ठीक है। तो डिजिटल मेरा 20 घंटे में ख़त्म हो गया था। ठीक है। अब मैं रिवीजन ऐसा नहीं करता था कि मैं एक एक शब्द पढूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बार रिवीजन या एक बार मान के चलो हो चुका है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही, या इम्पोर्टेंट या जो मेरे वीक टॉपिक थे, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता था। ठीक है। अब बार बार बैठ के मैं नॉट गेट नैंड गेट बना रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, वो ऑलरेडी मुझे आते हैं और एग्जाम में मेरा दिमाग चलेगा उनमें। तो मैं ये देखता था कि कौन कौन सी, अब मैं के मैप के सवाल बैठ के सॉल्व करूँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि के मैप का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। हाँ, के मैप की जगह मैं फोकस करता था प्राइम इम्प्लीकेंट्स पर, ईपीआई पर, इम्प्लीकेंट्स पर, इन पर सवाल करो तो समझ में भी आता है। तो मैं इन पे ज़्यादा सवाल करता था। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से 20 से 25 घंटे में मैं एक सब्जेक्ट रिवाइज करता था। पहला स्टार्ट करा था मैंने डिजिटल, जो कि 20 घंटे में मेरा हो गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने नेटवर्क लिया था, नेटवर्क भी लगभग 25 घंटे में हो गया था। ठीक है। कंट्रोल भी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, मेरा टाइम सिग्नल ने थोड़ा लिया था, यहाँ थोड़ा दिन ज़्यादा हो गया, 3 दिन लग गए थे पूरे सिग्नल को करने में, और एनालॉग में 4 दिन लग गए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी से आप क्या करो, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना चालू करो, और इस तरह की साइकिल एक क्रिएट करो कि आप जब मंथ के लास्ट में पहुँचे, ठीक है, तो कम से कम आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी साइकिल में कम से कम 2 बार आना चाहिए। ठीक है। चाहे आप दूसरे रिवीजन में कम पढ़ो, तो 2 बार आपका रिवीजन जो है वो होना चाहिए। एक, जो भी आपने एक साइकिल बनाई होगी कि अभी मैं नेटवर्क पढ़ूंगा, नेटवर्क के बाद डिजिटल पढ़ूंगा, जो भी आपने एक साइकिल बनाई होगी कि इतने दिन में ये ख़त्म करूं, तो
एटलीस्ट 1 महीने का ऐसा प्लान बनाइए, 1 मंथ का, कि आपका हर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 बार आपकी साइकिल में आ जाए। ठीक है, ऐसे बनाइए, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कुछ ऐसे बैलेंस करिए। कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, आप सोचो कि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं हमको चीज़ें आसान लगती हैं, कहीं हमको टफ लगती हैं। ठीक है, तो जैसे कम्युनिकेशन की बात करूँ तो एनालॉग मॉड्यूलेशन वाला पार्ट ईजी था, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, तो मैं कम्युनिकेशन में टाइम सेव कर लेता था। तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी है कि एटलीस्ट 2 बार रिवीजन है। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि नेटवर्क का, जैसे मान लो आपने पहली बार रिवीजन कर लिया, जब आप अब दूसरी मान लो अब 20 दिन के बाद या 22 दिन के बाद आपका नेटवर्क आया दोबारा, 22 दिन बाद आप नेटवर्क पे दोबारा पहुंचे, अब तुम फिर इसमें 3 दिन लगाओगे। मान लो पहली बार में आपने 3 दिन लगाए, ऐसा नहीं है। दूसरी बार जब रिवीजन होगा ना, सेकंड टाइम, तो सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन होगा, तो अब बैठ के नेटवर्क थ्योरम बैठ के याद कर रहे हो, केबीएल केसीएल याद कर रहे हो, इनका कोई मतलब नहीं है। सेकंड रिवीजन में आप फोकस करो रेजोनेंस पर, आप फोकस करो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के जो 5 केस हैं उन पर, आप फोकस करो ट्रांजिएंट की इक्वेशंस पर। ठीक है, तो सेकंड रिवीजन में आप थोड़ा सा पार्ट अपना कम कर सकते हैं, सिर्फ वो पार्ट पढ़ें जहां आपको मैग्नेटिक कपलिंग, जहां आपको दिक्कत आती है। अब बैठ के दोबारा शुरू से देख रहे हो लीनियर एलिमेंट क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, खाम का टाइम पास कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट टाइप का रिवीजन होना चाहिए, कि रिवीजन करने के बाद आपको लगे हाँ यार ये टॉपिक जो है वो मेरे रह गए थे, इनमें मैं कमज़ोर फील कर रहा हूँ, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ऐसा ना हो कि फिर बैठ के आराम से केवीएल केसीएल सुपर मैथ सुपर नोड बैठ के कर रहे हो, यार इनका कोई मतलब नहीं है। फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, अरे एक पहली बार में कर तो दिया था, अब जब सेकंड रिवीजन होगा तो उन पार्ट पर फोकस ज़्यादा होगा जो हमारे वीक है, थर्ड रिवीजन में मैं उन पार्ट को फिर फोकस करूँगा जो मेरे वीक है। ऐसे करके रिवीजन होता है। तो 1 महीना आपका रिवीजन में जाएगा ये, जिसमें से आपके 30 डेज निकल गए। अब बचे 30 डेज, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लगभग 10 से 15 मॉक दोगे। ठीक है, कोई बच्चा 10 भी दे सकता है, कोई 15 भी दे सकता है, कोई 20 भी दे सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ आप 15 मॉक दोगे। ठीक है, तो 15 दिन इसमें चले गए और 15 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, ये तो जो अब आप जिस दिन आप जैसे मान लो आप मॉक देना चालू कर रहे हो 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से आप मॉक देना, क्योंकि पूरा दिसंबर आपने रिवीजन करा है। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग मैनेज, 1 आध घंटा 10 घंटे में 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। अब 1 जनवरी से आपका प्लान क्या बनेगा, 1 जनवरी से आप फुल्ली फोकस्ड रहेंगे। आपके सुबह के 2 घंटे स्टार्टिंग के जो 2 आवर हैं या फिर लास्ट के 2 आवर, वो आप फिक्स कर दो अपना मैथ और एफटी के लिए। ठीक है, मैथ और एफटी बैठ के आराम से लगाओ, चाहे 5-5 क्वेश्चन ही लगाओ, क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं कॉन्सेप्ट याद करो, कुछ भी करो, 2 घंटे आप दोगे इसमें। ठीक है, और बचे हुए 8 आवर्स में आप अगर मान लो मॉक देना चाहते हो तो मॉक आप दे सकते हो। जैसे आपने मॉक दिया, मान लो 3 घंटे का मॉक दे दिया, उसके बाद 2 घंटे आपके एनालिसिस में लग जाएंगे, फिर भी आपके पास 3 घंटे बचेंगे। तो उन 3 घंटे में आप क्या करोगे, उन 3 घंटे में आपको क्या करना है, PYQs अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता किसी सब्जेक्ट का, वो आपको देखना है। ठीक है, इन 3 घंटे में PYQ अपना प्लान बना लो। तो मेरा यही रहता था कि मैं मॉक देने के बाद एनालिसिस करने के बाद जो टाइम बचता था, या तो उसमें फिर से रिवीजन करो, या फिर मेरा PYQ का पोर्शन रहता था कि PYQ से कुछ सीखो, PYQ करो, सॉल्व करो, या कुछ क्वेश्चंस रहते थे वर्क बुक के या कहीं इधर उधर के, मैं सर्च करके रखता था, वो सॉल्व करता था। तो आपको ऐसे करने, या कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसे मैं प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से काम करना है पूरी जनवरी। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में फालतू का टाइम खराब नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जो टाइम बचे उसको या तो प्रैक्टिस सेशन के लिए दीजिए, प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की, कॉन्सेप्ट्स की, PYQ की, या रिवीजन करिए। मतलब ये है कि जनवरी में भी आप जो टेस्ट देंगे, और टेस्ट हमेशा आप ऑल्टरनेट डे पे दें। एक आज दे दिया, कल पूरे दिन नहीं दोगे, फिर उसको छोड़कर दूसरे दिन दोगे, बीच में एक गैप रखो। इस गैप में क्या करना है, इस गैप में जो भी डर लगे, इस गैप में अगर आपको लगता है, आपको सोच में आया कि मेरे को कंट्रोल सिस्टम से डर लगता है, तो कंट्रोल को पढ़ डालो। ठीक है, जितना भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सर एनालॉग से डर लगता है, एनालॉग पढ़ डालो। ठीक है, ये तो इस बीच में आपको
रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपनी रखनी है अच्छे से, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप प्लान बनाओ एक अपना। तो मेरा तो यही मोटा मोटा प्लान रहता था कि मैंने तो प्रैक्टिस और रिवीजन को इस तरीके से मर्ज कर रखा था कि दोनों दोनों के दोनों मेरा बैलेंस बना देते थे, ठीक है। तो मैंने तो अब एक्चुअली मैंने मॉक ज़्यादा दिए थे तो मेरे लिए दिन भी ज़्यादा मतलब चाहिए थे। आप 15 मॉक से ज़्यादा मत दो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है 15 मॉक में ही आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि 15 मॉक बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई बच्चा ये बोले कि मैं मैनेज कर लूँगा तो वो अपना बढ़ा ले अपने हिसाब से, ठीक है। ये तो कंक्लूज़न क्या था इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसका कंक्लूज़न ये था कि पूरा का पूरा दिसंबर आपका जाना चाहिए किस में, रिवीजन में, ठीक है। और ऐसा रिवीजन कि हर सब्जेक्ट 2 बार आ जाए। उसके बाद जनवरी जो जाना चाहिए, नया सब्जेक्ट तो मैं पढ़ूंगा नहीं, सिलेबस हो चुका है। और जनवरी मेरा किस में जाना चाहिए सर, मॉक में। तो मॉक में मेरा जनवरी जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा मैं मॉक जनवरी नहीं मैं दिसंबर में दूंगा, तो आप दिसंबर में भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर लो, चीज़ें बदल सकते हो, ठीक है। कोई कहेगा नहीं मैं दिसंबर में दूंगा और जो आपका दिसंबर का प्लान है वो जनवरी में एग्जीक्यूट करूंगा, कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको एक एक दिन का प्लान नहीं बताया, मैंने आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता दी। अगर आप इसको रख कर दिमाग में रख कर प्लान करोगे तो आपका हर एक चीज़ प्लान्ड मैनर में होगी और आपको पता चल जाएगा कहाँ वीकनेस है, कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो कुल मिलाकर ये मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट 3 से 4 बार आपका रिवीजन हर सब्जेक्ट का होता रहे जब तक आप गेट एग्जाम देने जाओ। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिन्होंने यहाँ ये समझ लिया है कि अब मेरा सिलेबस ख़त्म है, इससे ज़्यादा मैं अब नया सब्जेक्ट कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो वो लोग इस चीज़ को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या जॉब वालों स्टूडेंट के लिए एक ही प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम ये होगा कि जॉब वाले जितने भी बच्चे या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके पास टाइम की कमी हो सकती है, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट है, सिलेबस पूरा है जहाँ तक आपने टारगेट करा है, तो शायद आपको दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखें कि आपको करना कैसे। एनालिस मेरी रिक्वेस्ट है, एनालिसिस में टाइम मत गंवाना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम मत गंवाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप गेट एग्जाम में जब भी देने जाओ तो एटलीस्ट 3 से 4 बार या 5 बार आपका रिवीजन हो जाए पर सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने ये प्लान ऐसे डिज़ाइन करा था जिससे मेरा भी रिवीजन काफ़ी बार हो गया था और कॉन्फिडेंस मिलता है जब चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक प्लान बना सकते हैं और आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी रैंक अंडर 100 के आसपास तो डेफिनेटली आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्लान तुमने एग्जीक्यूट कर लिया तो अंडर 100 के पास आपकी रैंक आ जाएगी। बस ये है कि 2 महीने डिसिप्लिन के साथ रहना है, प्लस कंसिस्टेंसी दिखानी है, प्लस PYQ को नहीं छोड़ना है। जब भी टाइम मिले PYQ लगाओ, वहाँ से सीखो। ऐसा ना हो DPP के पीछे मत भागना कि सर DPP लगा लिए, इनके पीछे मत भागना, भागना हो तो PYQ के पीछे। इसी को रटो, इसी को समझो, इसी से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, इसके हर ऑप्शन को एनालिसिस करो, इसके सोल्यूशन को एनालिसिस करो, यहीं से चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से प्लान बना सकते हैं। 60 डे का आपका अंडर 100 रैंक आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी से तैयारी करना चाह रहा है यार, उसके लिए सॉरी, उसके लिए नहीं है ये प्लान। जो अभी से तैयारी कर रहा है, जो बच्चा 8 सब्जेक्ट कर लिया है, 9 कर लिया है, या 10 कर लिया है, या 11 कर लिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा 11 करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 10 करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 8 भी कर लियो तब भी मैं बताऊंगा, अगर ये प्लान चला दोगे तो 8 के बेस पर भी टॉप 100 रैंक निकाल दोगे। टॉप 100 नहीं आई तो 200 तो टच कर दोगे, ठीक है। ये बस प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग चलना, और जो मैंने बताया इस चीज़ को इन्वॉल्व करना, इस चीज़ को समझना, फिर देखो आपका डेफिनेटली रैंक आएगा।